नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और रखा शिलान्यास। पीएम ने लैपटॉप, छात्रों के साइकिल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का भी किया वितरण। छत्तीसगढ़ सरकार का बैंकों को धान की बकाया बोनस राशि बिना देरी भुगतान का निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, किसानों को अपने बैंक खाते से राशि निकालने में किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए दिक्कत। राज्य के लगभग 12 लाख किसानों को धान की बकाया बोनस राशि का किया गया वितरण। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मनरेगा में टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी व अकाउंटेबिलिटी को मिल रहा है बढ़ावा। आधार आधारित भुगतान व्यवस्था को मनरेगा के तहत किया लागू। मोबाइल नंबर बदलने पर हितग्राही को नहीं होगी परेशानी। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में परेशानी। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 1 और 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली में लोगों को घने कोहरे के साथ बेहद ठंडे मौसम का सामना। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप द्वीपों को दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में लाभ होगा। आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाना विकास के नए आयाम को स्थापित करेगा। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। पीएम ने लैपटॉप, छात्रों के साइकिल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लक्षद्वीप को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाने का प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में लक्षद्वीप की अहम भूमिका है। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आधार पर आधारित भुगतान की व्यवस्था के लागू होने से मनरेगा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ रही है। इसी विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से। और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को सच्चे मायनों में साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। इसी संदर्भ में
मनरेगा में यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो योजना चल रही है उसी में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू किया गया है और इससे न केवल पारदर्शिता आई है बल्कि श्रमिकों के कई तरह के काम स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के तहत सुलभ भी हुए हैं। अभी बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं। जो आधार बेस्ड पेमेंट जो सिस्टम है ये कितना साकार हो रहा है और इससे कितना फायदा मजदूरों को जो मनरेगा के उनको मिल रहा है? पहले पैसा जाता था मजदूरों का बैंक से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ। जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता है उसी तरह से होता था और फर्जीवाड़ा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए उसी का परिणाम है कि इनके राज्य में केवल 1600 करोड़ लेबर मैंडेट बन पाया श्रमिकों का और मोदी जी के कार्यकाल में 2600 से ऊपर और पैसा 2,13,000 करोड़ इन्होंने दिया। मोदी जी ने 6,74,000 करोड़ से ऊपर दिया। ये केवल अंतर है। पारदर्शी हमने लाया, पारदर्शी अटेंडेंस में एनएमएस लाया, हमने पारदर्शी लाया अभी आधार सीडिंग में। आधार सीडिंग से कई फायदे हैं। एक तो फर्जीवाड़े नहीं हो सकते, दूसरा अगर उनके मोबाइल नंबर बदल जाएं आधार रहेगा तो उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। तो आधार सीडिंग में कई फायदे हैं। मनरेगा को लेकर पहले भी भ्रांतियां फैलाई गई कि मनरेगा बंद होने वाली है। अब जो आधार कनेक्टिविटी है उसके बारे में भी कई तरह की भ्रांतियां विपक्ष की तरफ से आ रही है, आपका क्या कमेंट? मैं तो वही कहा, भ्रम फैलाते हैं। लगभग 99% की ओर हम बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहा है और ये मजदूरों के हित में है। मनरेगा बंद नहीं होगा मोदी काल में। 33,000 से 1,12,000 करोड़ तक गया। एसेट बढ़ रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रहा है, मजदूरों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। जिनका 100 डे पुर रहा है उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए उन्नति स्कीम के तहत ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं। तो मनरेगा आज की तारीख में मजदूरों का हितकारी है। 2014 से पहले की अगर बात देखते हैं तो अक्सर अखबारों की सुर्खियां रहती थी कि मनरेगा में घपले घोटाले ऑडिट में कई तरह की जो भी दिक्कतें आती थी वो सब रहती थी। लेकिन डिजिटल सिस्टम के बाद ये सब खत्म हो गई और उसके बावजूद भी विपक्ष का आरोप है कि इससे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनको इस योग्यता से हटा दिया गया है। कोई मजदूर मजदूरी से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन कोई फर्जीवाड़ा इसमें बच नहीं पाएगा। अगर बात करें इसमें बजटीय प्रावधानों की बात करें तो 2014-15 का वित्तीय वर्ष हो या 23-24 का वित्तीय वर्ष, इसमें दुगना से भी ज़्यादा बजट आवंटन हुआ है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी मजदूर के हितैषी हैं। अब इनको लगता है कि मनरेगा तो कांग्रेस के काल में शुरू हुआ, अब मोदी जी इसका श्रेय ले रहे हैं। इसीलिए जयराम रमेश हों, खड़गे जी हों, ये लोग भ्रम फैलाते हैं, गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, मनरेगा में बजट की बात करते हैं जबकि वो डिमांड ड्रिवन है। मैंने चुनौती दी है कि आपके काल में बीई एक आध बार बढ़ गया हो, आरई तो बढ़ गया हो। मोदी जी के काल में हर साल बीई से आरई अधिक होता है। मजदूरों के लिए मोदी जी का दरवाजा, बैंक का दरवाजा खुला हुआ। मनरेगा में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने से जो प्रवासी मजदूर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उनको भी जॉब कार्ड के जरिए काम मिल रहा है। उससे कितना बेनिफिट हम देखते हैं उन व्यक्तियों को जिनको दूसरे शहर या गांव में अवसर नहीं मिलता था। वो आराम से दूसरे शहरों में भी अपना जॉब कार्ड के माध्यम से काम करते हैं। अब मजदूरों के लिए तो अब देखिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड भी मजदूरों के लिए ही लाया, ज़्यादा मजदूर ही उसमें लाभ ले रहे हैं। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना कि भारत सरकार पारदर्शिता को न केवल बढ़ावा दे रही है बल्कि मनरेगा जैसी योजनाओं में सच और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को सच्चे मायने में साकार करने के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू भी कर रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार ने बैंकों को किसानों को मांग के अनुसार धान की बकाया बोनस राशि बिना देरी किए भुगतान करने का निर्देश दिया है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के लगभग 12 लाख किसानों को धान की बकाया बोनस राशि का वितरण किया गया है। इस बोनस राशि में कई किसानों को लाखों रुपए तक मिले हैं। ऐसे में अब किसान सरकार द्वारा दी गई इस बोनस राशि को लेने के लिए बैंकों की लाइन में लगे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैंकर्स के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने ओपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को किसानों की मांग के आधार पर उनके खाते से तुरंत राशि का आहरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को अपने बैंक खाते से राशि निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा राज्य में चालू रबी सीजन में किसानों को दिए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशक दवाओं की जांच की जा रही है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने इलाकों में खाद बीज विक्रेता संस्थानों से रासायनिक उर्वरक, बीज और कीटनाशक औषधियों के सैंपल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। गुणवत्ता में खराबी मिलने पर संबंधित विक्रेताओं पर कार्रवाई भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा रबी सीजन 2023-24 में अब तक जांच पड़ताल में बीज के 37 नमूने, रासायनिक उर्वरक के 3 तथा पौध संरक्षण औषधि के 18 नमूने अमानक पाए गए हैं, जिनके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के साथ ही संबंधित फर्मों को कृषि विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। संयुक्त सचिव कृषि केसी पैकरा ने बताया कि चालू रबी सीजन में बीज के 2000 उर्वरक के 700 तथा पौधा संरक्षण औषधि के 510 नमूने लिए जाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को अनुदान पर विभिन्न प्रकार की थ्रेशर एवं प्लाऊ उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा राज्य में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत थ्रेशर एवं प्लाऊ कृषि यंत्र के लिए किसान 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के लिए 11 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके बाद चयनित किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। राज्य में किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 50% तक है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर का कहर जारी है। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 1 और 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में लोगों को घने कोहरे के साथ ही बेहद ठंडे मौसम का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के चलते ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइटें भी रद्द की जा रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गलन और कोहरा बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में दिखने लगा है। अगले 2-3 दिन तक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश में जोरों शोर से जारी है। सीएम योगी ने लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के तहत मेरठ, बस्ती, चंदौली, महोबा और बाराबंकी के लाभार्थियों से बातचीत की। सीएम योगी ने कार्यक्रम में शामिल जनप्रतिनिधियों और जागरूक नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मोदी गारंटी वैन का अधिक से अधिक प्रचार करें, ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत करें, जिससे हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के सदर तरक्याती ब्लॉक के माझवार गांव में वाक़ अपर प्राइमरी स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुस्तफीद होने वाली निर्जला देवी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। निर्जला देवी ने कहा कि पीएम विकास योजना के तहत रिहाइश का मिलने से उन्हें तमाम परेशानियों से निजात मिल गई है। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्वच्छ भारत स्कीम के तहत टॉयलेट मिलने से उन्हें काफ़ी फायदे हासिल हुए हैं। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री जी हमसे बात किया है टीवी में, हमको उनका बात बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत कष्ट था, कच्चा के घर में था, लेकिन हमको प्रधानमंत्री वाला आवास मिला। 1,30,000 हम बनवाए, फिर शौचालय बनवाए, फिर गैस सिलेंडर मिला मुझको निःशुल्क, फिर बिजली कनेक्शन हुआ, फिर गोल्ड कार्ड बना, फिर राशन कार्ड बना, हमको निःशुल्क राशन कार्ड मिलता है।
वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने वजीर आला को प्रोग्राम के खाके से आगाह किया। वजीर आला ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली आवामी फलाह और बहबूद की स्कीमों के जरिए समाज के आखिरी मकाम पर खड़े हुए लोगों को इन स्कीमों से जोड़ा जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान लोगों को मालूमात भी फराहम की गईं। स्कीमों और अहल अफराद के बारे में मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल भी लगाए गए ताकि स्कीमों का फ़ायदा उठाया जा सके। चनौली जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि रियासत के 5 अजला में वजीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्तकीन से बातचीत की। भारत संकल्प यात्रा के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में 5 जनपदों के कुछ लाभार्थियों से शुरुआत किया गया। उसी में से चंदौली जनपद में सदर ब्लॉक का मझवार गांव, वहाँ पर श्रीमती निर्मला देवी जी निर्जला देवी जी हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की। गांव वालों की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस तकरीब को सराहा। इस दौरान चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर SN श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज ऑफिसर ब्रह्मचारी दुबे, जिला समाजी बहबूद ऑफिसर नागेंद्र मौर्य, डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन ऑफिसर प्रभात कुमार, BDO रक्षिता सिंह, ग्राम प्रधान और दीगर भी यहां पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट TT न्यूज़। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। धान की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख रहा। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। ओडिशा की अताबिरा मंडी में धान के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। 1 जनवरी को यहां धान का भाव रहा 2183 रुपए। 2 जनवरी को भी भाव में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 2183 रुपए पर ही बना रहा। गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के भाव में तेजी रही। 1 जनवरी को यहां धान के सौदे 2207 रुपए के भाव पर हुए। 2 जनवरी को 70 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 2277 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव नीचे आए। 1 जनवरी को यहां धान 2050 रुपए के भाव पर बिका। 2 जनवरी को भाव 10 रुपए गिरकर 2040 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी इस दौरान धान के भाव में गिरावट का रुख रहा। 1 जनवरी को यहां धान का भाव रहा 2090 रुपए। 2 जनवरी को भाव 20 रुपए टूटकर 2070 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी में इस दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 जनवरी को धान के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 2183 रुपए के भाव पर हुए। बात धान के पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं KMS 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिससे 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य से ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला।
कानपुर मंडी में सरसों के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। वहीं लालसोट, धनेरा और औरैया मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि विष्णुपुर मंडी में भाव स्थिर रहे। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। गुजरात की धनेरा मंडी में सरसों के भाव नीचे आए। 1 जनवरी को यहां सरसों का भाव रहा 4,890 रुपए। 2 जनवरी को भाव 65 रुपए टूटकर 4,825 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी इस दौरान सरसों के भाव में नरमी का रुख रहा। 1 जनवरी को यहां सरसों 5,190 रुपए के भाव पर बिकी। 2 जनवरी को भाव में 6 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,184 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की कानपुर अनाज मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कुछ तेजी देखने को मिली। 1 जनवरी को यहां सरसों का भाव रहा 5,340 रुपए। 2 जनवरी को भाव 20 रुपए चढ़कर 5,360 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की ही औरैया मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में गिरावट रही। 1 जनवरी को यहां सरसों का भाव रहा 5,125 रुपए। 2 जनवरी को भाव 25 रुपए टूटकर 5,100 रुपए पर आ गया। पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहां 1 और 2 जनवरी को सरसों के सौदे 5,300 रुपए के भाव पर हुए। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। जम्मू कश्मीर में गेहूं के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। किसान सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। यहीं चने के खेत से भी पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। जम्मू कश्मीर में आलू के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की भी कटाई कर लें। इसके अलावा चने के खेत में निराई और गुड़ाई करें। यहाँ के किसान प्याज के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करते रहें। प्याज और लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। किसान मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करें। किसान गेहूं के खेत में निराई करते रहें। यहाँ चने की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मटर की बुआई करें। हिमाचल में प्याज की बुआई कर सकते हैं। वहीं लहसुन की बुआई करते रहें। लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इस समय ब्रोकली की बुआई करने का भी सही समय है। अभी गाजर और मूली की बुआई करें। यहीं के किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। हिमाचल प्रदेश में आंवले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की तुड़ाई कर लें। किसान आलू के खेत की देखभाल कर सकते हैं। और आइए कुछ और खबरें जानते हैं खास खबर में। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, इसलिए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। सरकार से बातचीत के बाद देश भर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। गृह मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। गोगामेड़ी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी हरियाणा और राजस्थान में 31 स्थानों पर तलाशी लेने पहुंची। सैंड आर्टिस्ट बाबू एडिकुनी ने प्रेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 51 फीट ऊंची अनोखी पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसे बनाने में 51 क्षेत्रों की रेत का उपयोग किया गया है।
असम के कोलाघाट जिले में भीषण सड़क हादसे में 3 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई है। लगभग 40 यात्रियों को ले जा रही एक बस और मार्गेरिटा से आ रहे एक ट्रक की जोरदार टक्कर से हादसा हुआ। मणिपुर के उखरुल में मंगलवार रात तकरीबन 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में भी मंगलवार रात तकरीबन 11 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों ही जगह भूकंप के कारण की किसी भी क्षति की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में कहा है कि एक परिसर के में निर्माण के लिए हमें अनुमति मिल चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कर्तव्य पथ पर बुधवार को गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 602 नए मामले सामने आए और 5 मौतें दर्ज की गई हैं। देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,440 हो गई है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।